ओके स्टूडेंट्स, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पेज नंबर 36 पे आप आ जाइए, वहाँ के हैं। कौन सा चैप्टर है आप तो समझ गए होंगे। द फर्स्ट फ्लाइट, किसकी फर्स्ट फ्लाइट थी ये? यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट थी। तो पहला क्वेश्चन क्या है पेज 36 पे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आइएगा। तो है वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it challenge to take the first step? और ध्यान रखना ये सीबीएसई के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 19 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था एनसीईआरटी से 2019 के, याद रखना। तो आंसर क्या लिखोगे? The young seagull was afraid to fly because he felt that his wings would not support him and he would fall from a great height. Yes, ये अगला है ना, do you think all birds are afraid to make their first flight? तो yes, of course, everyone is afraid, not only birds. Yes, when something is done for the first time, it is a bit challenging and fearful. All birds get afraid while making their first flight. However, it is also a fact that some birds are more timid than others and consequently takes more time to fly. फिर अगला है ना ये, do you think humans maybe also find it challenge to take its first step? Just like a bird, a human baby also afraid of taking the first step and find it challenging. Okay? ये आपको आंसर पहला समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देख लेना, इसको कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, उसके अलावा आप अपने आप से वहाँ लिख लोगे। ऐसा नहीं कि सेम कॉपी पेस्ट करना, अभी अपने फेयर कॉपी में इसको आप लिख लो, उसके बाद आप कीवर्ड से आराम से लिख सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और देखना ये सीबीएसई के 2019 में आया तो रिपीट हो सकता है। और जितने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो मैं आखिरी में जब ये पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी एग्जाम के टाइम पर मैं आपको करा दूंगी, तो वहाँ से आप समझ जाओगे और कर लोगे। ठीक है, एक बार समझ जाओगे कैसे लिखना है, एक बार तरीका बस जाना है, कोई याद नहीं कर पाता है पूरा, बस सब लोग पूरा तरीका जान जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो लोग जान लेते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? द साइट ऑफ द फूड मैडनिंग हिम, what does this suggest? Okay, what compelled the young seagull to finally fly? तो जो वहाँ पे खाने का दृश्य था वो उसको यंग सीगल को जो है एकदम पागल बना रहा था, भूख के मारे, क्योंकि पागल हो ही चुका था। तो उसको ऐसा क्या चीज़ है जो फ्लाई करने के लिए, फाइनली फ्लाई करने के लिए उसको एकदम से कंपेल कर देता है, एकदम जोश जुनून उसके अंदर भरता है कि अब हमको उड़ान भरनी है पहली। This suggests that the young seagull was hungry and when he saw the food his hunger increased. ठीक है, क्योंकि भूख के मारे तो, क्योंकि एक रात पहले से पूरा कुछ नहीं खाया तो 24 घंटे से वहीं अकेले पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके भाई बहन, उसके मदर फादर सब लोग उड़ गए थे वहाँ से, और उनके मदर फादर बिजी थे अब दो बड़े भाई और एक छोटी बहन को सिखाने के लिए, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो वो भूख के मारे एकदम पागल हो रहा था। तो वही बात यहाँ लिखी गई है। It was the hunger that ultimately compelled him to fly. His hunger incited when he saw his mother tearing up a piece of fish that lay her feet. He cried to her, begging her to get some food. So she flew towards him with a fish in her beak and stopped at some distance. Unable to control himself, the young seagull dived for the food. Naturally, his wings spread out and he began to fly. ये तो जब मैंने चैप्टर समझाया तो पूरा सीन्स आपको समझ में आ गया था वहाँ से, वही बात बस यहाँ पे लिखी हुई है। इसको आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? दे वर beckoning to him, calling him surely. Why did the seagull's father and mother threaten him, cajole him to fly? तो देखते हैं। Unlike his siblings,
द पुअर सीगल कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्योंकि उसके भाई बहन जो पहले एक दिन पहले उड़ चुके थे, पर जो ये यंग सीगल था उसके अंदर इतनी करेज आ ही नहीं पा रही थी कि वो पहली फ्लाइट या पहली उड़ान अपनी ज़िंदगी की ले सके। थस हिज पेरेंट्स टॉन्ट हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड। तो उसके पेरेंट्स को टॉन्ट मारते कि तुम सबसे बड़े कायर हो, कावर्ड हो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो, डरपोक हो, तुम उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वही बात लिखी। दिस थ्रेटन एंड कजोल्ड हिम सो दैट ही माइट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज मदर थॉट दैट हंगर वुड मेक हिम फ्लाई लुकिंग फॉर द फूड। शी डिड दिस टू रिमूव हिज फियर ऑफ फ्लाइट। उन्होंने जो बीक पे अपना जाके, लेकिन उसके पास तुरंत ना जाके थोड़ा दूर पे रुक गई थी, तो ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था कि शायद वो हंगर के मारे, हंगर के कारण जो है वो अपनी पहली उड़ान भर सकेगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। थर्ड खोलते हैं, फोर्थ। 3 हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। 5 इसमें दिए ही हुए हैं एनसीईआरटी में, फिर उसके अलावा लॉन्ग में आराम से करा दूंगी बाद में एग्जाम के टाइम पे। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक है, देखते हैं हमारे है कि नहीं है। वेयर आर योर पेरेंट्स इंकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई। मतलब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमको बहुत डर लगा हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इंकरेज किए हो कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और वो क्या था, कब था, ये बताना है। तो एक हुआ था एक्सपीरियंस, तो ये हम यहाँ पे शेयर करते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा, बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिख के लाई हूँ। यस, क्या? हाँ, हुआ है। आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाई लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 4th। सबने साइकिल चलाना सीखा होगा स्टार्टिंग में, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th में। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, सबके साथ, सबको साइकिल चलाने में स्टार्टिंग में डर लगा, कोई तो ऐसा रहा नहीं कि एकदम पहली बार में तुरंत बैठ के एकदम हवा में साइकिल उड़ा दिया होगा। तो वही चीज़ लिखा है कि सबके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, कभी कोई साइकिल चलाने को लेकर, बाइक चलाने को लेकर, स्कूटी चलाने को लेकर के, कार चलाने को लेकर के। In my initial attempts, I fell down every time and developed a fear of cycling which was difficult to overcome. ठीक है। My father encouraged me to overcome the fear and helped in learning cycling. It took me on a small hill near our village. मतलब फिर पापा ने बताया कि ओवरकम कराया था ये चीज़ साइकिलिंग की। ठीक है, मतलब फियर जो था साइकिल चलाने का, कि मैं साइकिल चलाते गिर जा रहा था बार बार, तो ये मेरे पापा ने हेल्प की थी मुझे कि ओवरकम कर सकूं मैं इस फियर को साइकिल की। और मुझे अपने गांव के पास ही एक बगल में हिल साइड था, वहाँ पे लेकर गए थे। ही मेड मी सिट and asked me to put my hands on the handle and fit on the pedals। तो मुझे बैठाते हैं साइकिल पे और कहते हैं कि अपने जो हाथों को हैंडल पे लगाओ, पकड़ो हैंडल को, और अपने पैरों को जो उसको पैडल है साइकिल का दोनों तरफ, उस पे पैर पे रखो। When he pushed me, the cycle moved and I enjoyed it without fear, which developed my confidence. Thus, I overcome my fear of cycling and started riding a bicycle regularly after a little practice। तो वही, उसके बाद फिर उन्होंने हल्का सा पीछे धक्का दिया, मुझे बड़ा मजा आया। उसके बाद फिर मुझे सारे जो डर थे अंदर के साइकिल चलाने के, वो सब चले गए। ठीक है, आई ओवरकम द फियर ऑफ साइकिलिंग, और मैं अच्छे से मज़े से स्टार्टेड राइडिंग अ साइकिल। और इसके बाद मैं थोड़ा पेशेंस के साथ मैंने साइकिल चलाना अच्छे से पूरा सीख लिया था। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस रहा और इससे अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इन केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल फैक्ट and a foregone conclusion that it should be succeed. In the example you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed, or it was important for you to try regardless of the possibilities of failure? तो हमने जो पिछला एग्जाम्पल साइकिल का दिया था उससे रिलेटेड हमको ये बताना है, जो अपने प्रीवियस एग्जाम्पल से अटैच करके, कि जो हमारा था वो सक्सेस की गारंटी थी, कि बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ था, और रिगार्डलेस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन एन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन,
इट इज़ एविडेंट दैट इनिशियली माई सक्सेस वॉज नॉट गारंटीड। जब हम शुरू में साइकिल चलाना सीखे तो ऐसा नहीं था कि हम पक्का साइकिल चलाना सीख ही लेंगे। बहुत बार होता है बहुत लोग नहीं भी सीख पाते हैं, बहुत गिर जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, फिर नहीं सीख पाते। जैसे मैं अपनी रियल लाइफ में एग्जाम्पल लूँ तो मेरी मम्मी जो है स्कूटी चलाना सीख रही थी, बहुत सीखी भी और चलाई भी खूब, लेकिन एक बार गिर गई, फिर आज 5-6 साल हो गया उन्होंने कभी स्कूटी को छुआ तक नहीं है और ना चलाया। और अब स्कूटी अगर हैंडल भी पकड़ के बैठती तो उनको बहुत डर लगता है। तो ना सेम कोई गारंटी नहीं होती सक्सेस की। आई वॉज अफ्रेड of the failure and did even want try cycling, but I was encouraged and motivated to do so. ठीक है, I had to try regardless of the possibilities of failure. I had to put in efforts and hard work. With the willingness and determination, my success became guaranteed. And when someone is determined, success is assured. अगर आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ निश्चय बना लेंगे तो सक्सेस पूरा अश्योर हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा ये ब्लैक एरोप्लेन है इसका भी क्वेश्चन आंसर हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ये ब्लैक एरोप्लेन है, उसमें सेकंड पार्ट। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमको पेज नंबर 40 पर लिखे हुए थे। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट पेज नंबर 40 पे आके देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो नरेटर रिस्क लेते हैं कि नहीं, और लेते हैं तो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। द रिस्क रिफर्ड to here is the decision of the narrator to fly through the stormy clouds। यहाँ पे नरेटर ने क्यों रिस्क लिया था और क्या लिया था कि हाँ, क्योंकि उनको अपने घर हॉलीडेज पे इंग्लैंड जाना था और इनको एकदम था कि मैं टाइम से पहुँच के कम से कम सुबह इंग्लिश ब्रेकफास्ट खा सकूँ। उनको फ्रांस से उड़ करके इंग्लैंड जाना ही जाना था, तो वो रिस्क लेते कि हाँ मैं इन जो है काले बादलों और पूरे छाए हुए इनके बीच से अपने एरोप्लेन को लेके जाऊँगा। तो ये रिस्क वो लेते हैं, वो लैंड करने को नहीं सोचते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं मैं पेरिस में लैंड नहीं करूँगा और मैं इन बादलों के बीच से होकर के अपने घर इंग्लैंड जरूर जाऊंगा। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गो होम एंड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट विद फैमिली इन इंग्लैंड नेक्स्ट डे। तो वही बात है कि उनको अपने घर जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अपने हॉलीडेज पे अपने घर जाना था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए नरेटर रिस्क लेते हैं कि हाँ मैं इन बादलों से होके अपने घर जाऊंगा, मैं कहीं रुकने की प्रयास या कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। Does describe the narrator's experience as he flew the aeroplane in the storm। तो मतलब नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है कि जब वो एरोप्लेन को स्टॉर्म में लेके जाते हैं तो कैसे एक्सपीरियंस उनका रहता है। ठीक है, द नरेटर हैड अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म। तो वही बात लिखी हुई है कि नरेटर का बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था इस स्टॉर्म के अंदर। ठीक है, मतलब डरावना अनुभव था। एज ही एंटर्ड द स्टॉर्म्स, जब जैसे ही बादलों के स्टॉर्म में गए, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। मतलब उनका प्लेन कैसे होने लगा, एकदम जंप करने लगा, ट्विस्ट हिलने डुलने लगा। जैसे नहीं टर्बुलेंस होने लगता है प्लेन के अंदर जब हमें लैंडिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वही सेम चीज़ है। अगर टर्बुलेंस ना समझ में आए तो एक आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं इनसाइड एरोप्लेन टर्बुलेंस की, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसा होता है एक्सपीरियंस। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज टोटली डार्क। वो अपने प्लेन से कुछ भी बाहर नहीं देख पा रहे थे क्योंकि पीछे पूरा डार्क हो गया था। व्हेन ही लुक एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, जब वो कंपास और अपने रेडियो की तरफ देखते हैं, दे हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग, वो सब काम करना बंद कर दिए होते हैं। इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर हिम, तो ये सब उनके लिए एकदम टेरिबल एक्सपीरियंस बन चुका था। सडनली ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय द साइड, द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, द नरेटर फॉलोड इट एंड सून लैंडेड सेफली। तो एकदम से वो बाहर देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक और ब्लैक एरोप्लेन बाहर आ रहा है। एक तो वो देखते हैं उसमें का जो प्लेन का आदमी होता है, वो पायलट होता है, वो उनको सिग्नल देता है कि आओ मेरा पीछा करो, मुझे फॉलो करो। तो उनको फॉलो करने लगते हैं नरेटर जो है, और सेफली लैंड कर जाते हैं वहाँ पर जो है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो क्या नरेटर ऐसा क्यों कहते हैं कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा।
तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि द नरेटर सेड दिस बिकॉज ही हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग। उनका एकदम ही भयानक अनुभव था उड़ाने का अपने ओल्ड डकोटा को। ही हैड एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड्स इन द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन व्हाइल द क्लाउड्स द plane turned and twisted and all it was equipped and had stopped working। और उनके सारे इक्विपमेंट्स क्या थे, वर्किंग करना, मतलब रेडियो कंपास सब वर्क करना एकदम स्टॉप हो चुके थे। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। उनके सारे इक्विपमेंट्स काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। वही बात इन्होंने लिखी है कि इक्विपमेंट्स काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। So when he had landed safely, जब वो लैंड करते, he was not sorry for leaving the plane, he was in fact relieved and happy। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। Hope you understand this। और आपको कुछ भी समझ में ना है तो कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। ये सब लाइन से क्वेश्चन दिए हुए पेज नंबर 40 पर, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जाकर के आप आराम से देख लीजिएगा। तो फोर्थ क्या है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। ऐसी कौन सी बात मतलब नरेटर ने कह दिया था जो कंट्रोल रूम में औरत थी वो उसकी तरफ एकदम अचानक से अचंभा होकर के एकदम आश्चर्यचकित होकर कह सकते हो देख रही थी। तो द वुमेन इन द कंट्रोल रूम, देखो है ना, द वुमेन द कंट्रोल रूम लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। क्योंकि वो उससे पूछता है कि भैया बताइए कौन सा वो ब्लैक एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था। उसको मैं जाके थैंक यू तो कम से कम बोल दूँ जिसने मेरी उसमें हेल्प किया, जिसने मेरे तब हाथ हिला करके मुझसे कहा था कि मुझे फॉलो कर लो, आओ देखो मैं, उसने मुझे सेफली यहाँ पे लैंड करा दिया है। तो वही जो है वुमेन से जाकर के कंट्रोल रूम में पूछता है कि कौन था वो पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन का, वो पायलट या एरोप्लेन किसका था, कौन सा उस प्लेन का नाम क्या था, बता दो मुझे। तो वेयर एज द एयरपोर्ट रेडार स्क्रीन शोड नो प्लेन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट। और लेडी कैसे बता दे जब वहाँ पे तो उसके रडार में कोई और प्लेन था ही नहीं, सिर्फ उसी का प्लेन दिखाया गया था, उसी का प्लेन दिख रहा था। तो आप ये बता सकते हो कि वो था कौन जिसने हेल्प की थी। मैंने जब स्टोरी पढ़ाया तो लास्ट में एकदम जाके मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ था जिसने नरेटर का हेल्प किया था। तो कह सकते हो जो नरेटर का विल पावर था वो था, और नथिंग एल्स बट द नरेटर्स विल पावर, नरेटर्स विलिंगनेस टू रीच हिज होम ऑन हिज हॉलीडे एंड टू हैव अ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं था, ये सब एक भ्रम था उसका। असली में तो नरेटर का जो विलिंग पावर था, विलिंगनेस था, वही चीज़ था जो उसको अंदर से एकदम मजबूत बना रहा था कि नहीं तुम्हें इसमें से निकल के तो अपने घर पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 में हम लोग आते हैं। Whom do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reason to your answer। तो आ ही गया यहाँ पे क्वेश्चन कि तुमको क्या लगता है किसने नरेटर की हेल्प की थी सेफली वहाँ पहुँचने में, इसको डिस्कस करना है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हु overcame the fear in the storm as no one other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane। देखो बात यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि नहीं, कोई और नहीं था, नरेटर खुद था वो जिसने अपने इस फियर को ओवरकम करके इन बादलों से अपने प्लेन को निकाल करके ले आके सेफली लैंड करा लिया। क्योंकि रडार में तो वुमेन बताती है ना जाकर वहाँ से कंट्रोल सेंटर में कि भैया रडार में कोई और नहीं था, सिर्फ आप ही का प्लेन था। नथिंग एल्स वॉज सीन इन दैट रडार। In that fearsome situation, he might have been imagining। हो सकता है कोई एकदम डरावना माहौल था तो कुछ इमेजिन कर रहा हो, कुछ और उसके दिमाग में बातें चल रही हों। He himself was good pilot and brave enough, thus he helped himself in landing safely। तो वो जो है डकोटा का जो पायलट था, जो नरेटर था, बहुत ही गुड पायलट था, बहुत ही ब्रेव पायलट था, तो उसने खुद की हेल्प की थी और कोई नहीं था। होप यू लाइक द वीडियो, और चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं चैप्टर 4 एक्सप्लेन करके डाल दूंगी, फिर उसका क्वेश्चन आंसर जैसे 5, 6 ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी 10th क्लास की सीरीज़। और इसके बाद मैं ग्रामर भी डेली डालती रहूँगी। ओके, थैंक यू।